टेस्ट दे के आते हैं वापस पर वो बताते हैं कि हमारे टेस्ट में ये क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया हुआ है, उनके साथ हमने सॉल्यूशन दी है, उनके साथ हमने एक्सप्लेनेशन दी है और साथ में हमने गेस पॉइंट्स भी दिए हैं। गेस पॉइंट्स का क्या मतलब है? गेस पॉइंट्स का मतलब ये है कि मजीद कौन से एमसीक्यू उस एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन आया है XYZ तो उसके साथ हमने और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं और भी जवाब ऐड किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन जो हमने दिए हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 90, आप बताएं 90% ऑफ 90 क्या है? तो देखिए, जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? आपने इस नंबर की यानी 90 का पहला डिजिट क्या है? 9, आपने इसको इस 90 के पहले डिजिट के साथ यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो आपका आंसर क्या होगा? 81। तो इस तरह आपसे सॉल्व करना है, ना इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है, ना वहां पर आपको अलाउड है, ना सोचने की जरूरत है, डायरेक्ट 2 सेकंड में सॉल्व करें। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि 90% आप 9 आप मुझे बताएं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर भी आपने इस तरह करना है, इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 81। अभी देखिए 81 तो 9 का 90% नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का 90% तो 9 से कम होगा ना। तो आपने क्या करना है, जब यहाँ पर ये वाले नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन करें, जिसका हम परसेंटेज मालूम करें, जिस तरह यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 9 है, अगर आपका ये नंबर 10 से कम है तो फिर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। जिस तरह देखिए 81 को हम 81.0 लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 8.1। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 40% आप 40 आप बताएं, तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? 4 4 16, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 40% आप मुझे 4 बताए, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आपने स्कोर को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 4 16। लेकिन चूंकि ये नंबर 10 से कम है तो मैंने पॉइंट को 16.0 भी मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मेरा पास आंसर क्या आ जाएगा? 1.6। तो ये हमारा तरीकेकार होता है। इस मेथड से आप क्विक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से वर्बल की टोटल 15 टाइप्स है, जिसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, सीरीज, आर्ट वन आउट, वो सारे के सारे हमारा जो क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है, उसमें सारे हम आपको करवाएंगे। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप कोई भी सेकंड 2 से 3 जिससे आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप हमारे उन कोर्सेज को बाय करना चाहते हो। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि बैट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी यूट्यूब पे लोग बैठे हुए जिनको किसी भी चीज का पता नहीं है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? हेयर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर बैट कैन नॉट सी, क्यों? क्योंकि बैट की आंखें नहीं होती ना, आईज उसकी नहीं होती ना, उसका एक डिफरेंट सिस्टम है, साउंड के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें स्नेक जो आपके पास है, सांप के जिस्म में कौन सी चीज मिसिंग होती है? लेग्स मिसिंग होती है। तो पाँव किस लिए होते हैं? पाँव चलने के लिए होते हैं ना। तो स्नेक वॉक नहीं कर सकता, उसकी जो मूवमेंट है उसको क्रॉलिंग मूवमेंट कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका है वॉक। ठीक है, कभी भी आपने हेयर के ऊपर क्लिक नहीं करना। ज्यादातर 100% लोग ये गलत करते हैं। यूट्यूब पर भी लोग गलत बताते हैं, स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता, वो हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। यार हेयर का से क्या लेना देना? आप यहाँ पर देखिए, ये तो एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि बैट और सी के अंदर क्या डिफरेंस है। ये SEE वाला सी है। ठीक है, इसी तरीके से स्नेक कैन नॉट, तो आपका आंसर होगा वॉक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है? देखिए फाइंड द मिसिंग वन। नॉन नॉर्मल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लाजमी देखें, जिसके अंदर मैंने ट्रिक्स बताए थे कि किस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो पहला मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। तो देखिए, आपने इन दोनों से ये वाला शेप लाना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से ये शेप किस तरह बनेगा? अगर आप इन दोनों को जमा कर लेते तो ये वाला शेप बन जाएगा। दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने टाइम को बचाना है। अभी मैंने इस शेप को इस शेप के साथ जमा करना है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। किस तरह से कर सकता हूँ? सबसे पहले ये वाला शेप है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, फिर ये वाले शेप है तो मैं ये यहाँ पर बना लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा ना, कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। तो अगर मैं नीचे आ जाऊँ और मैं देखूँ तो ये 7 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था, दोबारा भी इनिशियल टेस्ट में सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपके पास कितने ये ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 4। तो जो अंदर की तरफ डॉट्स है इनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। जो बाहर की तरफ डॉट्स है तो उनको हम प्लस करेंगे, तो +4 हो जाएगा। तो -2 + 4 से क्या आ जाएगा आपके पास? +2 आ जाएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा। अभी देखिए 2 का क्या मतलब है कि मेरे पास 2 डॉट्स होंगे यहाँ पर, और प्लस का क्या मतलब है कि बाहर की तरफ होंगे। इस वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। यहाँ पर देखिए
3 में लगा लेता हूँ, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं 6 लगा लेता हूँ। चूंकि ये अंदर की तरफ है तो ये मेरा -3 हो जाएगा, चूंकि ये बाहर की तरफ है तो ये मेरा +6 हो जाएगा। तो -3 + 6 से आपके पास क्या आ जाएगा, -3 + 6 से आपके पास आ जाएगा +3। इट मीन्स के मेरे पास 3 डॉट्स होंगे, तीनों के 3 बाहर की तरफ होंगे, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लें। यहाँ पर देखिए इसके अंदर तो अंदर की तरफ है सारे ना, तो मेरा तो +3 है, -3 नहीं है, तो ये वाला नहीं है, मेरा आंसर क्या होगा, 3 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि SCA सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में आपके पास क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही अमाइनो एसिड की जो चेन है वो डिफरेंट हो जाती है, वो एक्सचेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस्ड होती है एट 6 पोजीशन। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में आया था। ठीक है, लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में ये ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट 6 पोजीशन, ये वाला क्वेश्चन आया था। अभी कौन सा क्वेश्चन आया है, पॉइंट म्यूटेशन का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए आपके FSC के अंदर जितनी भी डिजीजेज है, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेज है, उन सारों को मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया है। इस तरह सबसे पहला डिजीज कौन सा है, टेटनस। टेटनस क्लस्ट्रिडियम टेटेनाई काज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें टेटनी हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है, उस तरह की कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिस तरह से अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो तब होती है। ठीक है, तो टेटनस इज काज्ड बाय क्लस्ट्रिडियम टेटेनाई। इसी तरीके से कॉलरा इज काज्ड बाय विब्रियो कॉलरा। ठीक है, इसी तरीके से सेफेलस इज काज्ड बाय ट्रोपोनिमा पैलेडम। ये वाला क्वेश्चन भी आज आया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में आया था, तो ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी चांस होता है, फिर सेकेंडरी रैश होता है और टर्शियरी ऑर्गन डैमेज होता है। तो ये इसके 3 स्टेजेस है। तो अगर आपसे पूछे देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ सेफेलस, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सेफेलस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में सिर्फ चांसरी होते हैं, सेकेंडरी में रैश होता है और टर्शियरी में ऑर्गन डैमेज होता है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। मलेरिया के कौन काज करता है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है ये आपके पास मलेरिया काज करता है। एड्स HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और ये कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है, CD4 सेल्स को। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि एड्स जो है HIV जो है तो ये कौन से सेल्स को डिस्टर्ब करता है, कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो CD4 हेल्पर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज सिमिलर टू। तो डायमेंशन का इंपल्स किस चीज के सिमिलर है, मोमेंटम। ठीक है, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम इन दोनों का डायमेंशन सेम है। ये आप खुद कैलकुलेट कर ले, आपका असाइनमेंट है कि किस तरह से सेम है। अभी देखिए डिफरेंट क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, तो उन सारी क्वांटिटीज को मैंने एक जगह पे लिया हुआ है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो पहला क्या है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वर्क एंड टार्क, इन तीनों का डायमेंशन सेम है और ये इनका डायमेंशन है। ठीक है, इन डायमेंशन से हर साल इनिशियल टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों का डायमेंशन सेम है। स्ट्रेस, प्रेशर और यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, एक्टिविटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायमेंशन सेम है। ये भी एक्शन, एंगुलर मूवमेंट है और प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक कांस्टेंट का MCQ आ चुका है। ठीक है, कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, तो ये आप याद कर ले। इसी तरीके से हीट कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है ये भी आ चुका है, ये भी आप लोग याद कर ले। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या है डायमेंशन, तो ml² T-2 to K-1। ठीक है, अच्छा देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन ये भी आ चुका है, स्टिफनेस का डायमेंशन ये भी आ चुका है, स्टिफनेस लास्ट ईयर आया था। ठीक है, इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये देखिए ये सब किसे में रेडबर्ग कांस्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। ठीक है, इसी तरीके से गैस कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या है, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये सारे सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज है और उनके डायमेंशन क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन क्या है कि आपने एसिडिटी ऑर्डर बताने हैं। ये अल्कोहल, फिनोल और वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए होते हैं आपको। ठीक है, इनिशियल टेस्ट में, और आपको बताया जाता है कि आप इनको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो फिनोल की एसिडिटी जो है तो ये अल्कोहल से ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर फिनोल है और फिर उसके बाद कौन है, अल्कोहल। अभी इसकी रीजंस क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो देखिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि फिनोल को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 के थ्रू हम क्लोराइड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए और आपको बताया जाए कि इसके अंदर फिनोल है या नहीं है, तो हम उसके अंदर फेरिक क्लोराइड डालते हैं, एक प्रेसिपिटेट PPT बन जाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर फिनोल है। ठीक है, तो देखिए एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये आपको शो करता है पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो देखिए ये पेरोक्साइड आयन जो है ना, तो ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से।
पेरोक्साइड आयन बनता है जब आपके पास फिनोल हाइड्रोजन को लॉस करता है तो आपके पास पेरोक्साइड आयन बनता है, और उस पेरोक्साइड आयन को स्टेबलाइज होती है रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, और इसका पीके वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 10 है। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था कि फिनोल का पीके क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए ल्यूकोस टेस्ट क्या है, तो ल्यूकोस टेस्ट की बेसिस पर हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड अल्कोहल प्लस, ठीक है, प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो ल्यूकोस टेस्ट क्या है या ल्यूकोस रिएजेंट क्या है, तो ZnCl2 प्लस HCl, दिस इज ल्यूकोस रिएजेंट, और इसके थ्रू हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल जो है तो ये टर्बिडिटी इमीडिएटली बन जाता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है सोल्यूशन का इमीडिएटली। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में आया था। इसके अलावा जो सेकेंडरी है वो कुछ टाइम लेता है, और प्राइमरी जो है तो टर्बिडिटी नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, इसके लिए आपको हीट देनी होती है। तो अगर वहां पर आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि ल्यूकास रिएजेंट आपने डाला हुआ है और आपने सोल्यूशन को हीट दिया है, फिर आपके पास टर्बिडिटी आ गई है, तो इट मींस कि ये प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास। ठीक है, ऑक्सीडेशन के रिलेटेड अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल जो है तो अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और अगर हम अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो है तो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, ये वाला एमसीक्यू भी आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से टर्शियरी अल्कोहल जो है तो उसके अंदर किसी किस्म की ऑक्सीडेशन नहीं होती। अभी यहाँ पर हमारा देखिए विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम अल्कोहल, तो आपको मैंने बता दिया है FeCl3 के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फिनोल को अल्कोहल से सेपरेट करते हैं। फिनोल आपको एक वायलेट कलर का एक कंपाउंड दे देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए विच अल्कोहल शो इमीडिएट टर्बिडिटी इन ल्यूकास टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। ठीक है, इमीडिएट, तो आपके पास अगर इमीडिएट है तो कौन सा होगा, टर्शरी होगा। ठीक है, और अगर आपको ये बताया जाए कि आपने हीट किया और हीट के बाद आपके पास टर्बिडिटी आ गई, तो फिर आपके पास कौन सा होगा, फिर आपके पास प्राइमरी होगा। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ना कि आपने हीट किया और हीट के बाद इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, तो इस इमीडिएट वर्ड को आपने हीट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अगर हीट हो और इमीडिएट टर्बिडिटी हो तो प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर हीट के बगैर इमीडिएट हो तो आपके पास टर्शरी है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम मेल और फीमेल्स के अंदर कॉमन नहीं है। तो देखिए सारे सिस्टम, दोनों तो इंसान है ना, दोनों के अंदर तो सारे सिस्टम सेम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हम दोनों के अंदर सेम नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे अंदर और उनके अंदर ओवरीज होती है, हमारे अंदर ओवरीज नहीं है, हमारे अंदर टेस्टिस है, उनका जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। तो कौन सा सिस्टम डिफरेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम कुछ हार्मोन से रिलेटेड बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है, दिस इज द साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, अच्छा देखिए इंटरस्टिशियल सेल या इसको लैटिक सेल्स भी कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स किस लिए होता है, तो S फॉर सपोर्ट, सर्टोली सेल सपोर्ट के लिए होता है और नरिशमेंट के लिए होता है, और ये इनहिबिन को रिलीज करता है। ये वाला क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, 2 से 3 साल पहले आया था। एपिडिडमस क्या करता है, ये स्पर्म को स्टोरेज करता है। ठीक है, स्पर्म स्टोरेज और मैच्योरेशन एपिडिडमस में होती है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा एसेसरी ग्लैंड में देखे सेमिनाई वेसिकल, ये फ्रक्टोज, तो स्पर्म का जो खुराक है न्यूट्रिशन है वो क्या है, फ्रक्टोज है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी मर्तबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, प्रोस्टेट क्या करता है, अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करता है, और काफर्स ग्लैंड क्या करता है, ये लिब्रिकेशन करते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि काफर्स ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, तो पहले जाता स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू अंदर होता है। ठीक है, अच्छा देखिए फीमेल्स के अंदर क्या है, ओविडक्ट में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब्स, इसको फेलोपियन ट्यूब्स ही बोलते हैं। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स एक ही चीज है, यहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन काफी मर्तबा पूछा जाता है कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट। ठीक है, यूट्रस में क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ये मेंस्ट्रुएशन के अंदर शेड होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर यूट्रस की कौन सी लेयर की शेडिंग होती है, तो दिस इज एंडोमेट्रियम। सर्विक्स, दिस इज द ओपनिंग टू वेजाइना। FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, और ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम को भी। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रोजन मेंटेन्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो करता है, तो ये आपको इंटरफेरेंस शो करता है। ठीक है, ये डायफ्रैक्शन अक्सर स्टूडेंट्स गलत लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ये वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर पार्ट डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n इंटू लेमडा और n+1/2 इंटू लेमडा, अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से
अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं स्क्रीन और सोर्स के अंदर तो फ्रिंज विड्थ जो है ये इंक्रीज होगी। ये सारे एमसीक्यू अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आ चुके हैं। अगर आप इन दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ जो है ये डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आपके पास एक स्क्रीन पड़ा होता है, यहाँ से इसके थ्रू हम वो करते हैं ना, और यहाँ पर इसके अंदर एक होल होता है ना, तो इसी से हमारे पास इस तरह से वो इंटरफेरेंस होती है ना। तो अगर आप इस स्लिट की जो साइज है इसको इंक्रीज करोगे तो आपके पास ये विड्थ जो है ना ये हमारी ये डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप इस साइज को इंक्रीज करोगे तो ये विड्थ आपके पास इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे तो फिर भी आपके पास फ्रिंज वेव जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेब गायर, आपको पता है ना वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसके ऊपर होगी तो रेड के ऊपर, और सबसे कम किसके ऊपर होगी वायलेट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस ऑर्डर को याद कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल फ्रिंज जो है तो ये ऑलवेज ब्राइट होगा, सेंटर हमेशा ब्राइट होगा, उसके बाद ब्राइट और डार्क दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, ये इक्वली स्प्रेस्ड होते हैं। ठीक है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, और ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बता दिए ये सारे के सारे इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, रेशो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेशो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड इन बेंजीन ये क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 6:3। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 5 बॉन्ड कितने 3, तो 6:3। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। तो ये क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है और एरोमेटिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, और ये हकल रूल को वे करता है। हकल रूल क्या है चेक कर लें, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपका आंसर होगा sp2 और 120 एंगल है। ठीक है, और ये एडिशन रिएक्शंस को नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, और ये केमिनोफोर को भी डिकलराइज नहीं करता। नॉर्मली जो आपके पास अल्कीन्स होते हैं वो तो केमिनोफोर और Br2 को डिकलराइज करते हैं, ये भी अल्कीन की तरह है, लेकिन ये साइक्लिक अल्कीन है, बट ये केमिनोफोर को डिकलराइज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू तो रेजोनेंस। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बेंजीन अंडरगो मेनली कौन सी रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन पे विच बैक्टीरियम इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग पेप्टिक अल्सर। तो करेक्ट ऑप्शन इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच पाइलोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों नाम जो है वो याद रखने, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक के अंदर लैंडिंग पे होती है। फर्स्ट टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था, जो इनिशियल टाइम था, कि जो स्टमक का इनर लेयर होता है म्यूकस लेयर, वो जो है HCl की इफेक्ट की वजह से वो ख़राब हो जाता है, उसमें इरोजन हो जाती है, वो जख्मी हो जाता है। तो तब जाके HCl की वजह से, चूंकि स्टमक के अंदर HCl होता है, उसकी वजह से ये जो अल्सर है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे आप कोई एसिड वाला खाना खाते हैं, कढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आपका मैदा जल रहा होता है, तो वो तब जलता है जब अंदर वाला म्यूकस का जो लेयर है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट था, फिर बाद में ये बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ, और तकरीबन 60% जो एच पाइलोरी के केसेस हैं ये इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ये जो अल्सर होता है ये एच पाइलोरी की वजह से होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में आपको फ्री FNS ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इससे पहले भी हमने कुछ 3-4 एक्सपीरियंसेस के वीडियोस बनाए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन। तो ईस्टर बॉन्ड हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्कोहल। जब ये बनता है बॉन्ड इसके दरमियान, तो हमारे पास बनता है ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं, दिस इज एसिड एंड दिस इज अल्कोहल। ठीक है, जब ये हमारे पास बनता है तो हमारे पास C डबल बॉन्ड R और OR, दिस इज जनरल फार्मूला फॉर ईस्टर एंड दिस इज वाटर। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं तो हम आपके पास गारंटेड नोट्स लेकर आए हैं। 100% हमारी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वर्बल और नॉन वर्बल, ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तकरीबन 34 मॉक टेस्ट और उसके पासवर्ड ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जहाँ पर एक व्हाट्सएप के अंदर तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और दूसरे व्हाट्सएप के अंदर आपको जो लेटेस्ट एफएनएस के एमसीक्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर, वो भी आंसर्स लगा के प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जी आप ये जो बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हम गारंटी देते हैं कि इजीली आप ये 3 से 4 दिन के अंदर अपने एफएनएस को प्रिपेयर कर लेंगी। तो आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 1500 है और 1500 के अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट के पासवर्ड मिलेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप इस पे हमसे ये कोर्स वगैरह बाय करना चाहती हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन ए SN2 रिएक्शन विच न्यूक्लियोफाइल इज यूज। तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है एंड रीजन इसका ये है क्योंकि SN2 रिएक्शन आपको पता है, कुछ चीजें इसके बारे में आप याद रख ले। सबसे पहले ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है तो फिर उसको जरा डिटेल में देख ले। सेकंड थिंग इज के ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड थिंग ये है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास एट अ टाइम जो है जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और जो इससे एक चीज रिमूव होता है वो एक ही स्टेप में होता है। तो इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है ताकि जो सब्सटेंस इसने रिमूव करना है वो इजिली रिमूव कर पाए, ठीक है। और जो SN1 रिएक्शन होता है क्योंकि वो 2 स्टेप में होता है और फर्स्ट स्टेप में वो कार्बोकेटायन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर वीक न्यूक्लियोफाइल भी उस पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड इज। तो मोनोसेकेराइड में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स में होता है। और जो डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड्स है या आप सिंपली के ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, तो वो बनते हैं इसी बॉन्ड की वजह से, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है कि इस साइड पे कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन, इस साइड पे कार्बन। अगर आपको आ जाए कि ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ वैक्यूल इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि वैक्यूल जो है ये प्लांट्स में होती है, इसमें प्लांट्स में। और हमारे पास ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल और ये प्लांट में एक ही होता है बड़ा सा, ठीक है। और साथ में ये भी याद रख ले कि इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से प्लांट्स का जो न्यूक्लियस है ना वो पेरिफेरी पे होता है, ठीक है, साइड्स पे, जबकि एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है लाइक स्केलेटल मसल, तो एक्सेप्शन अलग चीज है लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ। तो सेकंड बात ये है कि टोनोप्लास्ट के अंदर का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेल शेप। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा, तो इसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला फाइंड आउट करना है जिसका फार्मूला है CaF2। कैल्शियम का 40 है एंड फ्लोरीन का हमारे पास है 19 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, एक आंसर आपको आएगा x, ठीक है। उस x को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये तो 1 मोल का है ना, तो उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 2.5 मोल के साथ। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय दैट x, तो आपके साथ आ जाएगा 195 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। या जस्ट चूंकि मास आपसे पूछा है तो ये ग्राम्स में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल फिक्सेशन अकर थ्रू। तो दिस अकर थ्रू नाइट्रोजनेज एक एंजाइम है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस होता है इनटू एमोनिया बाय यूजिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजनेज। रॉक्स आर द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आपको पता है इकोसिस्टम में 2 चीजें होती है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। और ए का मतलब होता है विदाउट या नॉन, ठीक है। तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। तो हमारे पास रॉक्स जो है दिस इज एबायोटिक और इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें भी देख लें।
नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन रेंजेस फ्रॉम। तो जो फास्टिंग में होती है, जब आप खाना नहीं खाए हो, तो उस टाइम ये 70 to 110 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है। और बाकी अगर आपके बुक में ये डायग्राम मेंशन हो तो उधर आप देख लें, करेक्ट ऑप्शन आपका उधर से बनेगा। तो उसमें आपके साथ आप देख लें कि फास्टिंग में कितना होगा, ठीक है। ईटिंग के बाद जब आप रोटी खा ले तो जाहिर बात है ग्लूकोज जो है उसका लेवल बढ़ेगा। और आफ्टर ईटिंग 2 to 3 आवर्स उसमें आप देख लें, ठीक है। तो ये सारे आप चीज़ें इसमें देख लें, नॉर्मल का भी देख लें, ठीक है। और जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके लिए भी देख लें कि उनका कितना होता है। अच्छा जी, विच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज ड्यू टू द ऑटो इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना, उसका ये एक एग्जाम्पल है रेमाटाइड अर्थराइटिस। साथ में आप ये भी याद रख लें, अर्थराइटिस का मतलब, आर्थरोस का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटस का मतलब होता है, आइटस का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो मतलब सिंपल इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स है, इसमें सिर्फ एक टाइप जो जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें बॉडी खुद जो है अपने जो जॉइंट्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्स इज, तो वैक्स का एक ही फंक्शन है प्राइमरी, दैट इज वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स दी, तो ये हमारे पास देता है एक्सेलरेशन। और आपको पता होता है कि स्लोप हमारे पास बराबर होती है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो y में देख ले हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और x एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है। तो आपको पता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में आप देख लें कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और या बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें आप देख ले कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बाय, तो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बाय कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जब इसकी इक्विलिब्रियम जो है तब मेंटेन होती है, तब एस्टेब्लिश होती है जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास इधर से इंक्रीज हो रहा है एक रिएक्टेंट, और दूसरा जो है डिक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पे इनकी क्या हो जाती है, जॉइनिंग हो जाती है, एंड देन ये जाके इसके बाद इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना प्रोडक्ट जो है खुद वो भी बनेगा, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एंड प्रोडक्ट अगेन बैक साइड पे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि इक्विलिब्रियम जो है कौन से डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा, ये हमेशा एस्टेब्लिश होगा रिवर्सिबल डायरेक्शन में, ठीक है। नॉन रिवर्सिबल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग इज HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड अंडरगोज, तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो आप देख लें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो इसको आप मिल जाएगा ये वाला रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल क्या चीज़ है कि इसके लिए हमें साइनाइड आयन चाहिए, तो HCN जो है ये हाइड्रोजन लॉस करके प्रोटॉन हमारे पास बन जाएगा CN नेगेटिव, और साथ में प्रोटॉन ये CN नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और एज ए कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो जो CN नेगेटिव है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड जो OH नेगेटिव है उसके साथ ये प्रोटॉन मिलके हमारे पास सायानो हाइड्रोजन बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आर प्राइमली यूज टू डिटरमाइन, तो इसको हम यूज करते हैं मास टू चार्ज रेशो फाइंड आउट करने के लिए, और पूरा एक डिटेल प्रोसेस है, आपके फिजिक्स में भी ये टॉपिक है और आपके केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन, तो ये एक्ट करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टू कीप इट ऑन दैट पाथ, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाता है तो फिर बॉडी जो है एक टेंजेंशियल लाइन टू द सर्कल, उस सर्कल से बाहर जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, तब जाके बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो बॉडी जो है जो सर्कल है उससे एक टेंजेंट लाइन पे इस तरह
बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज क्लोरोफिल ए है द केमिकल फार्मूला। तो क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला है C55, हाइड्रोजन 72 है, मैग्नीशियम N4, नाइट्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 5। साथ में आप ये भी याद रख ले कि दिस इज द मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल अमंग ऑल क्लोरोफिल टाइप्स, और ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, यानी सनलाइट को कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी, एनर्जी में कन्वर्जन इसकी होती है। साथ में आप ये भी याद रख ले कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि आप क्लोरोफिल बी का भी याद रख लें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कार्बन दोनों में सेम है, हाइड्रोजन इसमें 2 लेस है, मैग्नीशियम अपनी जगह, नाइट्रोजन भी अपनी जगह, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में डिफरेंस है और हमारे पास हाइड्रोजन में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन इसमें 6 है, इसमें हाइड्रोजन 70 है और इधर हमारे पास 72 है एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 5 है। Which of the following is aromatic reaction? Inhalation, nitrogen, nitration, none of these। तो इनहिलेशन कोई चीज ही नहीं है, नाइट्रोजन तो सिर्फ एक एलिमेंट है या गैस के लिए मॉलिक्यूल के लिए। नाइट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रेशन हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है अटैक करता है ऑन बेंजीन, और इससे एक हाइड्रोजन, आपको पता है कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है ना, तो इससे ये हाइड्रोजन रिमूव करता है एंड खुद जाके इसका जो Na2 पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, हमारे पास बनाता है नाइट्रोबेंजीन। और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इसके डिफरेंट पार्ट बन सकते हैं, तो H2SO4 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमारे पास बनता है नाइट्रोबेंजीन। द विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट्स द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज। तो इसका शेप जो है ऑक्टाहेड्रल है। बाकी इसके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा टाइप है, sp3d2 और बॉन्ड एंगल 9 है, ठीक है। एंड इसका जो नाम है उस सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूल विद 4 बॉन्डिंग पेयर एंड नो लोन पेयर विल हैव। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपको AB4 टाइप आ जाए, AB4, ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इसका ये हो सकता है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्ड पेयर में आ जाए, ठीक है, बॉन्डिंग पेयर में। तो इस केस में लाइक अगर मैं मिसाल दे दूं CH4 का, तो CH4 में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन के आउटर शेल में भी 4 है, तो हमारे पास बन जाएगा CH4, ठीक है। तो CH4 इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। एनिमल विद सॉफ्ट बॉडी यूजली प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल। तो ये मोलस्क का जो ये शेल होता है इसकी तरफ इसका इशारा है, एंड दिस इज मोलस्का। Which of the following is a defined characteristic of phylum Chordate? Exoskeleton, notochord, radial symmetry, cementation। तो पाइलम कार्डेट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एक हमारे पास ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। सेकंड इज डार्सल, यानी बैक साइड पे डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज के जिसको हम परफोरेटेड पेरिंग्स कहते हैं, ये होता है, ठीक है, जो कि फिश और एम्फीबियन में रह जाता है, जबकि दूसरे जो कॉर्डेट्स है उसमें ये फिर लेटर जो लाइफ है उसमें ये खत्म हो जाता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में परफोरेटेड पेरिंग सब में होता है, ह्यूमंस में भी होता है, बाकी बर्ड्स फिश सब में होता है, ठीक है। लेकिन फिश में ये एज अ गिल स्लिट पर मेंटेन हो जाता है पूरी लाइफ में, और जो दूसरे हैं उसमें ये खत्म हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नोटोकॉर्ड। या आप देख भी सकते हैं हमारे पास एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर देयर अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्डेट बॉडी, तो दिस इज नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आइडियल गैसेस एज। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आइडियल गैसेस, एक पॉइंट तो इसका ये है कि इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग इसका एक पोस्टुलेट ये है कि इन गैसेस के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा वो नहीं होगा, जबकि रियल गैस जो कि हम देखते हैं डेली लाइफ में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, ये सारी चीजें, तो इसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी होता है, साथ में इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं। Next question is the Lucas test is used to, so this is used for the differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol.
कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? लुकास रीजन आपको पता है कि इसका जो रिएक्टेंट्स है वो जिंक क्लोराइड प्लस HCl है। दिस इज लुकास रिएजेंट। हम इसको रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल, ठीक है, जो भी अल्कोहल हो, प्राइमरी हो, टर्शरी हो, जो भी हो। तो अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनता है अल्काइल हेलाइड का एक क्लाउडी लेयर। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमारे पास, मैंने तो बहुत ख़राब सा बना दिया, लेकिन इसके अंदर जो है एक क्लाउडी सा लेयर बन जाता है, ठीक है। और वो क्लाउडी लेयर के बनने के टाइम के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। कैसे? अगर ये रिएक्शन फौरन हो गया इमीडिएटली तो इसको हम कह दें कि ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर 5 to 10 मिनट बाद हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन अगर हमारे पास इसमें ऐसा हुआ कि इसने रिएक्शन नहीं किया रूम टेम्परेचर पे तो ये प्राइमरी हमारे पास अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल भी रिएक्ट करता है लेकिन उसके लिए हीट चाहिए होती है। नेक्स्ट थिंग इज 1 टेस्ला, तो दैट इज इक्वल टू 10⁴ गास। और आपको अगर पूछा जाए गास के मुतालिक तो 1 गास इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम वाज, तो कार्ल नेगले इन 1842। और साथ में आप ये भी याद रख लें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको नाम दिया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग, इसने क्रोमोसोम का नाम दिया था। और ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर डिटेल में चाहे तो दिस इज इधर एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं एंड इस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। दीज आर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये दोनों जो है एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। और बाकी अगर ये है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना।